साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। चलिए हाज़िर हो जाइए आप सभी लोग और वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने हित मित्रों तक ज़रूर भेज दीजिएगा। बात करें चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, संप्रेषण टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला होता है। संप्रेषण से सवाल निश्चित तौर पर एक ना एक सवाल आता है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, जिसके हम चक्र पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे और उसमें बाधाएँ पढ़ेंगे। एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, जो भी सवाल आपके परीक्षा लायक होगा, वो इसी सेशन से आपका कंप्लीट हो जाएगा। संप्रेषण के अर्थ की अगर हम बात करें, तो देखिए अंग्रेजी में संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के कम्युनस शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है। कौन से शब्द से? कम्युनिस्ट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन वे। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन वे। मतलब कॉमन वे का मतलब ये हो गया कि जब हम अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक इस प्रकार पहुंचाते हैं कि वह उसी रूप में उसको समझ ले, तब इसका मतलब है इसको कम्युनिकेशन कहेंगे। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट का मतलब कॉमन वे, मतलब एक सामान्य अंदाज में बातें कहना और जो कहना वो सामने वाला समझ ले। जैसे आप जो कहना चाहते हैं और सामने वाला बिल्कुल वही समझे, तो संप्रेषण सफल मानो। यदि आप कह रहे हैं आम और बच्चा समझ रहा है इमली, तो संप्रेषण फेल हो जाएगा। आप आम कहिए तो बच्चा आम समझ ले, तो संप्रेषण सफल रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको संप्रेषण समझ में आ ही गया होगा कि संप्रेषण कहते किसको हैं, क्योंकि हमने आम कहा, आपने आम ही समझा, आपने इमली तो नहीं समझा ना। अब आगे बढ़िएगा, परिभाषाओं की बात करें तो एक परिभाषा एडगर डेल की है कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को आपस में बांटना होता है। न्यूमैन और समर का कहना है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के भीतर या व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों और सम्मतियों अथवा भावनाओं का एक्सचेंज है, विनिमय है। ये परिभाषा है कि संप्रेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों और निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। अब आगे बढ़िएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है उसके विषय में बात करें तो संप्रेषण प्रक्रिया के घटक पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, परीक्षा में इसका सही क्रम पूछा जाता है। तो पहले क्रम में आता है कौन? सेंडर, जो भेजने वाला, संदेश भेजने वाला है, जैसा कक्षा में अध्यापक होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है जिसको कूट लेखन कहा जाता है या एनकोडिंग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि अपने विचारों को शब्दों या चित्रों या संकेतों में ढालना। कौन ढालेगा? एनकोडिंग का काम करता है कौन? सेंडर, जो भेजने वाला व्यक्ति होता है। जैसे हम सूचना भेजने वाले हैं, तो हम संदेश तैयार करते हैं, उसका एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग का मतलब है अपने विचारों को शब्दों, चित्रों और संकेतों में ढालने का काम करते हैं। हमारा मैसेज पूरा तैयार हो जाता है, यानी वह जानकारी या ज्ञान जो भेजा जाना है। तो जैसे हमने ये तैयार किया, अब ये भेजा जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब अगले चरण पर आएगा क्या? अगले चरण पर हम एक माध्यम का प्रयोग करेंगे भेजने के लिए। जैसे हम लोग वीडियो के माध्यम से हैं, तो यहाँ पर वह रास्ता जिससे संदेश जाएगा, जैसे हवा हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, हवाई जहाज के ज़रिए भेज दो, या ब्लैक बोर्ड या इंटरनेट टीवी के ज़रिए भेज दो, है ना? कबूतर के गले में कंठा बाँध करके भेज दो, चाहे जैसे भेज दो, सूचना पहुँच जाए। उसके बाद ना प्रापक हो जाएगा, ग्राही, रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जैसे मान लीजिए आपने संदेश प्राप्त किया। अब आप संदेश प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे? आप कूट वाचन करेंगे, उसका डिकोडिंग करेंगे। डिकोडिंग का काम किसका है? आपका। डिकोडिंग का मतलब ये होता है तोड़ना, संदेश के संकेतों को समझना और उसका अर्थ निकालना, डिकोडिंग कहलाता है। उसके बाद आप क्या प्रदान करोगे? फीडबैक, जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, है ना? फीडबैक आप करोगे अंतिम चरण, यानी कि संप्रेषण का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है छात्र द्वारा अध्यापक को यह बताना कि उसे बात समझ में आ गई या नहीं। फीडबैक के बिना संप्रेषण अधूरा माना जाता है। समझ रहे हो आपको? बात समझ में आ रही ना? फीडबैक के बगैर संप्रेषण अधूरा माना जाता है। तो कृपया आप सभी लोग फीडबैक में ज़रूर दर्ज करें कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप गंभीरता इसकी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यूपी टेट का कितना महत्वपूर्ण पोर्शन है ये। तो फीडबैक में आपको बताना होगा, तब हम मानेंगे कि संप्रेषण सफल हुआ, जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो सफल हुआ। तो चरण को 2 बार देख लीजिएगा, सवाल यहाँ से बनता है, 2 बार इनको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है आपको। आगे देखिएगा, संप्रेषण के प्रकार की बात कर दें तो मुख्य रूप से संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। एक संप्रेषण होता है शाब्दिक और दूसरा कौन-सा होता है? अशाब्दिक। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है।
हाँ, शब्दों के माध्यम से बताया जाता है। इसमें मौखिक यानी कि बोलकर विचार व्यक्त करना, जैसे कक्षा में लेक्चर देना हो गया, चर्चा करना हो गया। एक होता है लिखित रूप में लिख कर विचार व्यक्त करना, जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना या नोट्स देना या पत्र लिख देना। ये लिखित रूप में अपने विचार साझा करना होता है। आगे समझिएगा, दूसरे प्रकार पर चलेंगे अगर हम, अशाब्दिक संप्रेषण होता है दूसरा प्रकार। सीटेट और टेट का सबसे पसंदीदा हिस्सा होता है। इसमें शब्दों का नहीं बल्कि संकेतों का प्रयोग होता है। एक शोध के अनुसार हमारे दैनिक जीवन में लगभग 70 से 93% जो संप्रेषण वो कैसा होता है? अशाब्दिक होता है। आप भी क्लासरूम में जब बैठते हो ऑफलाइन पढ़ने के लिए, एक दूसरे से बतकही करना होता है, तो इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। ये सब क्या होता है? अशाब्दिक के अंतर्गत आएगा। इसमें भी 2 तरीका प्रयोग में लाते हैं। एक वाणी के द्वारा ध्वनि संकेत के द्वारा, जिसमें हम वो नहीं बोलते नहीं हैं। आप क्या करेंगे? बोलते समय आवाज़ का उतार-चढ़ाव कर लेना, हम, आह, सीटी बजा देना या खाँस देना, है ना? कई लोग तो खाँस करके दूसरों को इशारा दे देते हैं कि मेरी तरफ ध्यान दो, ये वाली बात आ जाती है। तो इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। होटिंग कर देना, सीटी बजा देना, ये कर देना, ये कर देना, कुछ भी ऐसा कर देना, तो ये क्या होता है? वाणी या ध्वनि संकेत का प्रयोग कर देना। एक होता है चक्षु संपर्क, नैना रे, है ना? आई कॉन्टैक्ट का, आँखों से आँखें मिलाना, घूरना या आँख मारना, शिक्षक का आई कॉन्टैक्ट कक्षा नियंत्रण में सबसे कारगर है। तो हालाँकि अध्यापक आँख मारने का काम नहीं करेगा। हाँ, ये काम नहीं करेगा क्योंकि भारतीय समाज में इसका अलग अर्थ लिया जाता है। तो ये वाला काम तो नहीं होगा, लेकिन बाकायदे आप लोग करते रहते हो, इसका प्रयोग करते रहते हो। यहाँ पर अध्यापक क्या करेगा? भाव भंगिमा का प्रयोग करता है। आँखें चौड़ी कर लेगा, किसी को आश्चर्य व्यक्त करना है तो ऐसे बोल देगा। तो वो जो है ना, हाव-भाव के अंतर्गत आ जाता है, गेस्चर पोस्चर के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़िएगा। अशाब्दिक संप्रेषण जो है, आगे बढ़िएगा, इसमें भाव भंगिमा का प्रयोग करना, मुख मुद्रा का प्रयोग करना, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, जैसे चेहरे के भाव, मुस्कुराना, गुस्सा करना, हाथों का इशारा करना, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना, पेट थपथपाना, शाबाशी देना, हाथ मिलाना, है ना? इसे क्या बोलते हैं? हैप्टिकस बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हैप्टिक्स, आगे समझिए। संप्रेषण में बाधाएं आती हैं, कक्षा में शिक्षक की बात बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? इसका मुख्य कारण ये हो जाता है, भौतिक बाधा। कक्षा में शोरगुल या खराब रोशनी या बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी, माइक खराब होना, ये बाधा खराब कर देगा। छात्र का डरा हुआ होना, ध्यान ना देना, अरुचि होना या शिक्षक का गुस्सा होना, ये क्लास में संप्रेषण को बाधा पहुंचाने वाले कारक होते हैं। भाषाई बाधाएं भी हो सकती हैं कि शिक्षक द्वारा बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग करना, ऐसी भाषा बोलना जो छात्र ना समझे, ये भी व्यवधान का कारण होता है। क्लास का टाइम टेबल बहुत लंबा होना, इससे बच्चे थक जाते हैं, तो ये संगठनात्मक बाधा के अंतर्गत आता है। आगे समझिएगा। यूपी टेट और सीटेट के लिए कुछ रामबाण फैक्ट आप समझ लीजिएगा। प्रभावी संप्रेषण कैसा होना चाहिए? या हमेशा द्विमार्गी होना चाहिए, टू वे होना चाहिए, यानी शिक्षक बोले और छात्र सुने, फिर छात्र सवाल पूछे और शिक्षक जवाब दे, ऐसा संप्रेषण होता है। एक तरफा संप्रेषण जो होता है वो तानाशाही होता है, वो निगेटिव माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तानाशाही का रवैया नहीं होना चाहिए। एक तरफा कम्युनिकेशन हमेशा गलत रहेगा, दो तरफा जो रहेगा वो हमेशा सही रहेगा। कक्षा कक्ष संप्रेषण कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। आगे समझिएगा, संप्रेषण चक्र कब पूरा होता है? जब ग्राही यानी रिसीवर, जैसे आप अपना फीडबैक दे देते हैं सेंडर को, भेजने वाले को, जैसे आप अपना फीडबैक लिख दोगे, हम तक वो जानकारी आ जाएगी, तब हम समझेंगे संप्रेषण सफल हुआ। शोर क्या है? संप्रेषण प्रक्रिया में आने वाली किसी भी रुकावट, चाहे वह बाहर की आवाज हो या बच्चे के दिमाग का भटकना हो, संचार की भाषा में उसी को नॉइज कहा जाता है। नॉइज जरूरी नहीं है कि बाहर की आवाज ही हो, केवल अंदर की आवाज भी शोर के अंदर आती है और वह भी संप्रेषण को प्रभावित करती है, संप्रेषण में व्यवधान पैदा करती है। उम्मीद करेंगे कि आपको संप्रेषण टॉपिक इतने कम समय में पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मैं बार-बार आपसे वादा कर रहा हूँ कि मात्र 10 मिनट की वीडियो रहेगी और इस 10 मिनट की वीडियो में आप सभी हर वह कंटेंट पा जाएँगे, हर वह जानकारी मिल जाएगी, जो आपको अच्छी खासी फीस अदा करके आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा। 50 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट का लेक्चर आपने पढ़ा होगा जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक को 10 मिनट के अंदर मैं समराइज़ करके हर वह की पॉइंट आप तक पहुँचा दे रहा हूँ, जो आपके परीक्षा में सवाल बनता है। जी हाँ, कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा। बस इसमें क्या है
कि जो बहुत सारी बातें करना, बहुत सारे उदाहरण देना, वो काम नहीं कर पा रहा हूँ। वो काम अभी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको सटीक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, जो आपके परीक्षा में काम आएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ, विदा लेंगे इस वीडियो में। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।